हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को स्टडी किया और आज हम लोग स्टडी करने जाएंगे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बेसिकली हम लोग ह्यूमन बीइंग्स के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, कि मनुष्य में जो है वह पोषण किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम लोग हिंदी में विषम पोषी पोषण कहते हैं। तो अर्थात जब कोई जीव अन्य जीव द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करता है तो यह विषम पोषी पोषण कहलाता है। ठीक है, तथा ऐसे जीव जो दूसरे जीव द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करते हैं वह विषम पोषी कहलाते हैं। तो दो वर्ड यहाँ पे हमें सीखने को मिला, एक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सेकंड हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्यों कहे हम लोग कि जब कोई भी जीव अन्य जीव द्वारा बनाए गए भोजन से जब हम पोषण प्राप्त करते हैं तो यह विषम पोषी पोषण कहलाता है। ठीक है, और जो जीव दूसरे जीव द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करते हैं ऐसे जीव को हम विषम पोषी हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉप्स एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों हेट्रो तथा ट्रॉप्स के मेल से बना है। ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है पोषण। तो बच्चों याद रखेंगे, कभी हमसे सवाल पूछता भी है कि हेट्रोट्रॉप्स या विषम पोषी का क्या अर्थ है। ठीक है, तो विषम पोषी को जब हम इंग्लिश में हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं तो हेट्रो का मतलब ये दूसरा तथा ट्रॉप्स का मतलब क्या होता है बच्चों, पोषण। ठीक है, अर्थात दूसरे या अन्य से पोषण। अतः वे जीव जो पोषण के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, ठीक है बच्चों, उसे ही हम हेट्रोट्रॉफिक या विषम पोषी कहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है बच्चों कि पोषण की विधि भोजन के स्वरूपता उपलब्धता के आधार पर विभिन्न प्रकार की होती है। ठीक है, साथ ही भोजन प्राप्त करने के तरीके जीवन के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी निर्भर करता है। सारे जीव भोजन की उपलब्धता तथा रहने के स्थान के अनुरूप ही विकसित होते हैं। ठीक है, और कुछ जीव प्राप्त भोजन को ऊर्जा प्राप्ति के लिए शरीर के अंदर पाचन के द्वारा विघटित करते हैं, जैसे कि मनुष्य, कुत्ता, घोड़ा आदि, बाघ, शेर, कौवा। जबकि कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो भोजन को शरीर के बाहर से ही विघटित कर उसका अवशोषण करते हैं, जैसे कि फफूंदी, ईस्ट, मशरूम इत्यादि। ठीक है, और कुछ जीव भोजन को पूरी तरह से अंतर्गत कर लेते हैं अर्थात खा लेते हैं, जैसे कि मनुष्य, बाघ, गाय, शेर, चिड़िया इत्यादि। जबकि कुछ जीव अन्य जीवों को बिना मारे ही उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे कि जोंक, जू, फीता की कृमि, अमरवेल इत्यादि। ठीक है, अब आपके मन में बच्चों सवाल उठ रहा होगा कि जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो बच्चों विभिन्न जीवों के भोजन तथा भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि में अंतर होने के कारण उनमें पाचन तंत्र भी भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक कोशिक जीव जो है भोजन को शरीर के संपूर्ण सतह से लेते हैं, जैसे कि अमीबा। ठीक है ना, एक उदाहरण है एक कोशिक जीव का। तथा अन्य जीव जटिल जीव भोजन को खाने की प्रक्रिया द्वारा शरीर के अंदर कर लेते हैं, जहां उसका पाचन होकर विघटन होता है, जैसे कि मनुष्य, गाय, हाथी, घोड़ा, कौवा आदि जटिल जीव के उदाहरण हैं। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे सबसे पहले अमीबा में पोषण कैसे होता है। ठीक है, तो अमीबा में पोषण का तरीका क्या है। तो बच्चों अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है और अमीबा के कोशिकीय सतह सेल सरफेस पे अंगुली जैसी अस्थायी प्रवर्ध कहने का मतलब टेम्पोररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं, और अमीबा इन उंगली जैसे अस्थायी जो प्रवर्धों के द्वारा भोजन को घेर लेते हैं और संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। ठीक है, इस खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में होता है और वो कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाते हैं
और बचा हुआ जो अपच पदार्थ होते हैं वो कोशिका की सतह की ओर गति करते हैं तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, तो साधारण सा अमीबा का पोषण का तरीका है कि ये एक प्रकार का सूडो टेम्पोररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन होते हैं। ठीक है ना, अपने फूड को ग्रहण करने के लिए सबसे पहले एक सूडोफोडिया बनाते हैं। उस सूडोफोडिया में क्या करते हैं, भोजन को वो ग्रहण कर लेते हैं और उसे फिर बंद कर लेते हैं खाद्य कण को, फिर उसे वो डाइजेस्ट करके, ठीक है, वो जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो फिर एक प्रकार का सूडोफोडिया बना के उसे बाहर निष्कासित कर देते हैं। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि अमीबा के पोषण का ये प्रकार है। ठीक है ना, यहाँ पर आप देखिए कि अमीबा जो है खाद्य कण को अपनी ओर ला रहा है, एक सूडोफोडिया बना के इंगल्फ कर ले रहा है, खींच ले रहा है, उसका फिर डाइजेशन स्टार्ट होता है और जो अनडाइजेस्टेड है फिर से ये सूडोफोडिया बना के इसे बाहर निष्कासित कर देता है। ठीक है बच्चों, एक मैं और आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ पैरामीशियम का। पैरामीशियम भी जो होते हैं एक जीव, एक कोशिकीय जीव होते हैं और इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है। इसके द्वारा भोजन एक निश्चित स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। ठीक है, और भोजन इस स्थान तक जो सीलिया होती है, ठीक है ना, सीलिया की गति के द्वारा पहुंचता है, जो कोशिकीय सेल की पूरी सतह को ढके होते हैं। तो हम लोग ये उदाहरण के रूप में याद रखेंगे एक कोशिकीय जीव का। एक तो मैंने आपको अमीबा के विषय में बताया और दूसरा पैरामीशियम के विषय में। ठीक है ना, आप याद रखना पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव होता है और इसकी कोशिका एक निश्चित आकार की होती है और इसके द्वारा भोजन एक निश्चित स्थान स्पेसिफिक स्पॉट से ही ग्रहण किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आज जो हमारा मुख्य टॉपिक है आज का हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण जो है किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो बच्चों मनुष्य में पोषण भोजन के पाचन से प्राप्त होता है। ठीक है ना, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में भोजन का पाचन जो है वो आहार नली, जिसे हम इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में होता है। आहार नली से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली होती है। इस आहार नली में भोजन का पाचन विभिन्न चरणों में होता है जिससे मनुष्य को पोषण प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम लोग अभी एक एक सेक्शंस के बारे में अध्ययन करेंगे कि मनुष्य में जो है पोषण का किस प्रकार से, ठीक है ना, पोषण किस तरीके से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आहार नली, जिसे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, तथा भोजन का पाचन जो होगा वो मुख्यतः 6 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, सबसे पहला भाग बच्चों मुंह। सबसे पहले हम लोग भोजन को मुंह में ग्रहण करते हैं। उसके बाद ग्रसिका, जिसे ऑसोफेगस कहते हैं, उसके सहारा भोजन जो है हमारे स्टमक में पहुंचता है। हिंदी में स्टमक को अमाशय कहते हैं। इसके बाद भोजन का जो पाचन होता है वह स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जिसे हम क्षुद्रांत्र कहते हैं। ठीक है ना, उसके बाद भोजन लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। ठीक है ना, वहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा जल का अवशोषण होता है और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो एनस के सहारे गुदा द्वार के द्वारा जो है एक्सक्रीट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है मनुष्य का माउथ, मुंह है। ठीक है ना, इसमें जीव है। ठीक, और यहाँ पे हम भोजन ग्रहण करते हैं। यह भोजन जो है फिर धीरे धीरे ये ऑसोफेगस के सहायता से हमारा स्टमक में पहुँचता है। ठीक है, स्टमक से हमारे यकृत जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर ये आप अग्नाशय देख रहे हो, ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है। ठीक है ना, ये एनस है, मलद्वार है। ठीक है, इसके द्वारा जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे अभी मुंह के विषय में। ठीक है, कि जब हम खाना खाते हैं मुंह में, तो मुंह में भोजन का पाचन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो मुंह जो होता है बच्चों वो आहार नली का मुख्य द्वार होता है। ठीक है, और मुंह को हम लोग बकल कैविटी या ओरल कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, और मनुष्य भोजन मुख से ही प्राप्त करता है तथा भोजन का जो पाचन है वो मुख से ही
शुरू होता है। ठीक है, तो अब प्रश्न उठता है बच्चों कि मुंह से जब भोजन का पाचन प्रारंभ होता है तो मुंह के भी भाग होंगे। ठीक है, उसमें मुंह के कौन कौन से जो पार्ट हैं वो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे मुंह के निम्नलिखित भागों में। सबसे पहले दांत के विषय में बात करेंगे। ठीक है ना, दांत को बच्चों इंग्लिश में टीथ कहते हैं। और दांत का मुख्य कार्य क्या है कि भोजन को चबाना। दांत भोजन को काटकर सर्वप्रथम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, तत्पश्चात उसे पीसकर महीन बना देता है। और भोजन चबाने के अलावा दांत बोलने में भी हमारी मदद करता है तथा हमारे चेहरे को अच्छा आकार भी प्रदान करता है। देखते हैं जब व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, उनके दांत जब धीरे धीरे टूटने लगते हैं तो उनके चेहरे का आकार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को अपनी दांत की सफाई भी करनी चाहिए क्योंकि दांत से हमारी चेहरे की चमक बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे मुंह में एक सलाइवरी ग्लैंड लाला ग्रंथि जिसे आप कहते हो बाबू। ठीक है, तो लाला ग्रंथि एक प्रकार की ऐसी ग्रंथि होती है जो मुंह में होता है और इस लाला ग्रंथि से एक प्रकार का रस निकलता है जिसे हम लाला रस कहते हैं। ठीक है, लाला रस को आप बच्चों इंग्लिश में सलाइवरी जूस या सलाइवरी एमाइलिस कहते हैं। ठीक है, और लाला रस एक प्रकार का एंजाइम्स भी होता है जो जैव उत्प्रेरक के रूप में जटिल भोजन को साधारण घटक में विघटित करने का कार्य करता है। ठीक है, तो पहला जो है हमारा मुंह में जो डाइजेशन का काम है इसकी वजह से होता है सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, इसके बाद आहार नल का अस्तर काफ़ी कोमल होता है अतः भोजन को निगलने में पूर्व महीन टुकड़ों में पीसने के अतिरिक्त उसे गीला करना भी आवश्यक होता है अतः आहार नाल के अस्तर का कोई हानि न पहुँचे। इसके बाद क्या है कि लाला ग्रंथि से निकलने वाला जो लाला रस होता है भोजन को चबाने के क्रम में उसमें मिलकर भोजन को गीला कर देते हैं और लाला रस भोजन के पाचन में भी मदद करता है। अतः लाला रस मिलने के कारण भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसके तीसरे जो मुंह में जो है भोजन का पाचन का जो हिस्सा वो जीभ भी बहुत ज़्यादा हमारे भोजन को मुंह से अंदर ढकेलने में मदद करता है। जीभ एक पत्ते की आकार की मांसपेशी होती है जो मुंह में अवस्थित होता है और भोजन को चबाने के क्रम में, ठीक है, जीभ भोजन को चलाने तथा उसमें लाला रस मिलाने का भी कार्य करता है। चबाने के बाद जीभ भोजन को क्या करता है, अंदर की ओर धकेलता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जीभ पर कई स्वाद ग्रंथियां होती है जो हमें भोजन का स्वाद बतलाता है और इन्हीं ग्रंथियों के सहयोग से हमें भोजन का स्वाद पता चलता है। इन कार्यों के अतिरिक्त जीभ बोलने में भी हमें सक्षम बनाता है। ठीक है, अब हम लोग देखें कि मुंह में जो है भोजन कैसे, हम लोगों ने मुंह में भोजन लिया, उसके बाद जो है भोजन अब कहाँ जाएगा, तो दूसरा जो पार्ट है वो ऑसोफेगस ग्रसिका में पहुँचेगा। ठीक है, तो ग्रसिका मांसपेशियों से बनी एक लंबी नली होती है। ठीक है ना, और ग्रसिका मुंह से अमाशय को जोड़ती है। ठीक है, ग्रसिका को बच्चों हम लोग इंग्लिश में ऑसोफेगस कहते हैं। ठीक, अब आहार नली के हर भाग में भोजन को नियमित रूप से गति उसके ढंग से पचने की प्रक्रिया पूरी होने के लिए आवश्यक होती है और आहार नली के जो अस्तर लाइनिंग होते हैं में पेंसिया होती है जो नियमित तथा निरंतर फैलती रहती है। तो फैलना और सिकुड़ना इसका वर्क रहता है जिससे कि भोजन को अंदर की ओर क्या किया जाए, ढकेला जा सके। इस तरह वो भोजन आगे की ओर बढ़ाती है। इसी गति को कर्माकुंचक गति भी कहते हैं। ठीक है ना, जो पूरी भोजन नली में होती है तथा भोजन को लगातार आहार नली में आगे की ओर बढ़ाती रहती है। इस तरह से भोजन जो है हमारे मुख से ऑसोफेगस के रास्ते होते हुए स्टमक की ओर पहुंचता है। तो बच्चों मुंह से भोजन ग्रसिका के द्वारा अमाशय में पहुंचता है और ग्रसिका में किसी प्रकार की पाचन की क्रिया नहीं होती है। ये बच्चों हमसे सवाल पूछा जाता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कि ऑसोफेगस में क्या भोजन का पाचन होता है, तो नहीं,
ग्रसिका में किसी भी प्रकार के भोजन का पाचन क्रिया नहीं होती है। ठीक है, अब तीसरा जो सेक्शन है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम का ये अमाशय होगा स्टमक। ग्रसिका से, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि मुंह से भोजन ग्रसिका के द्वारा अमाशय में पहुंचता है और ग्रसिका में किसी प्रकार के पाचन की क्रिया नहीं होती है। अब जो है भोजन बच्चों जाएगा अमाशय स्टमक में जाएगा, ठीक है ना, और अमाशय का आकार एक बैग की तरह होता है और अमाशय एक वृहत अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। अमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में भी सहायक होती है। ठीक है, ये पाचन कार्य अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियां, जैसे कि हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा कहते हैं, उसके द्वारा संपन्न होती है। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावन करती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में भी काफ़ी सहायक होता है। और सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से भी रक्षा करता है। श्लेष्मा को बच्चों इंग्लिश में हम लोग म्यूकस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अमाशय का कार्य है। ठीक, हम लोगों को एक एक करके सभी के विषय में जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट्स आते हैं सभी को एक एक करके डिफाइन करना होता है। इसके बाद अमाशय से जो भोजन है बच्चों वो निकलकर क्षुद्रांत्र में पहुंचता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, तो अमाशय से भोजन क्षुद्रांत में प्रवेश करता है और यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। बच्चों अवरोधनी पेशी को हम लोग स्प्लिंटर मसल्स कहते हैं। ठीक है, तो क्षुद्रांत्र आहार नली का सबसे लंबा भाग होता है और अत्यधिक कुंडलित, ठीक है ना, कुंडलित को इंग्लिश में एक्सटेंसिव कॉइलिंग कहेंगे। तो अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह सहंत स्थान कॉम्पैक्ट स्पेस में अवस्थित होता है। ठीक है ना, और विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत्र की लंबाई जो होती है उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। जैसे घास खाने वाले शाकाहारी का सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत्र की आवश्यकता होती है, वहीं मांस का चूंकि पाचन सरल है अतः बाघ जैसे मांसाहारी क्षुद्रांत्र जो होते हैं उनका साइज छोटी होती है, उनकी लंबाई जो है काफ़ी छोटी होती है। और एक वयस्क जो मनुष्य होते हैं उसके क्षुद्रांत्र की लंबाई जो है लगभग करीब 6 मीटर या 20 फीट के आसपास होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि एक मिनट, क्षुद्रांत्र में क्या होगा कि एक वयस्क मनुष्य की क्षुद्रांत्र की लंबाई लगभग 6 मीटर 20 फीट होती है और क्षुद्रांत्र में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन होते हैं और इसी कार्य के लिए क्षुद्रांत्र यकृत तथा अग्नाशय से स्रावन प्राप्त करती है। और अमाशय से आने वाला जो भोजन होता है बच्चों वो काफ़ी अम्लीय होता है, अतः अग्न्याशिक एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है और यकृत से स्रावित पित्तरस इस कार्य को करता है और यह कार्य वसा पर क्रिया करने के लिए भी अतिरिक्त होता है। अतः क्षुद्रांत्र में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है कि जो पित्त लवण होते हैं उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता भी बढ़ जाती है और अग्न्याशय अग्न्याशिक रस का स्रावन करता है जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है तथा एमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए भी एक लाइपेज एंजाइम होता है। और क्षुद्रांत्र की भित्ति में ग्रंथि भी होती है जो आंत्र रस स्रावित करते रहती है और इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को एमिनो एसिड या अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, और पचे हुए फिर भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है और क्षुद्रांत्र के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध भी होते हैं जिन्हें हम दीर्घरोम कहते हैं और ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल काफ़ी बढ़ा देता है और दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायात होती है
जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाता है और यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने तथा नए ऊतकों के निर्माण तथा पुराने ऊतकों के मरम्मत के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है भोजन का देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन होता है बच्चों वह स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, और फिर जो बिना पचा हुआ भोजन है वह बृहदांत्र जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर पहुँचता है। तो बिना पचा हुआ भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, जहाँ अधिसंख्य दीर्घरोम होते हैं। इस पदार्थ में जल का ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण होता है। ठीक है, चूँकि बृहदांत्र में जल का अवशोषण होता है, यही कारण है कि समय समय पर शौच नहीं जाने पर जो मल है वो सूख जाता है तथा हमें कब्जियत की शिकायत उत्पन्न होती है। ठीक है, इसके बाद जो बृहदांत्र में जल अवशोषण के बाद जो अन्य पदार्थ रहते हैं जिसे हम लोग रेस्ट मटेरियल कहेंगे, वह हमारे शरीर के गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग वेस्ट मटेरियल कहते हैं, और ये प्रक्रिया जो है बच्चों एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा कि मनुष्य में जो है वो भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो यही 6 पार्ट सेक्शन है मनुष्य के डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसके तहत जो है भोजन का पाचन होता है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं रेस्पिरेशन के बारे में, श्वसन के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।